नमस्कार साथियों, आज हिंदी व्याकरण का तीसरा क्लास है जिसमें आप सब क्या पढ़ेंगे, क्रिया शब्द पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्रिया शब्द। तो क्रिया शब्द की भी जो है उसका परिभाषा क्या होता है कि उसका परिभाषा होता है जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए अथवा व्यक्त हो उसे क्रिया कहते हैं। करना या समझाया जाए उसे क्रिया शब्द कहते हैं। जैसे क्या हो गया? जैसे हो गया आना, जाना, ये सब क्या हो गया? बैठना, पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, ये क्रिया शब्द हैं। क्या है? क्रिया शब्द है, क्योंकि इसमें क्रिया की जा रही है। इसमें क्रिया की जा रही है कि क्या किया जाए? इसमें पढ़ा जा रहा है। क्या किया जाए? पढ़ा जा रहा है। अगर आप बैठने का कार्य कर रहे हैं कि आप बैठ रहे हैं तो उसमें भी क्या है? क्रिया कर रहे हैं ना, कि उसमें कौन सा कार्य कर रहे हैं? कि बैठने का कार्य कर रहे हैं। तो ये क्या है? क्रिया शब्द है। तो क्रिया के रूप लिंग, वचन और पुरुष, क्या लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार परिवर्तित होते हैं। अब क्रिया शब्द कैसे परिवर्तित होता है? क्रिया के रूप में जब लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार क्रिया को परिवर्तित किया जाता है, अतः ये विकारी शब्द होते हैं। क्या होते हैं ये? विकारी शब्द। लिंग, वचन और पुरुष ये सब क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। इसमें क्या है? धातु। क्या है? धातु। संस्कृत में क्रिया को धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। या जैसे हम हिंदी में पढ़ रहे हैं तो उसको क्रिया पढ़ रहे हैं, और संस्कृत में पढ़ते तो क्या पढ़ते? धातु पढ़ते। क्या पढ़ते? धातु। एक तरह से यह क्रिया का मूल है। क्या है? मूल है। जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। यह शब्द क्रिया के सभी रूपों में उपस्थित रहता है। जैसे उदाहरण आप देख लीजिए, धातु और प्रत्यय और क्रिया। जैसे उठ, ये उठ क्या है? हमारा धातु है। क्या है? धातु है। उठ से अब प्रत्यय बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? उठना। तो ना प्रत्यय हुआ। अब जैसे उठना, ना प्रत्यय हुआ, और आ, ए, ओ, ये भी क्या है? प्रत्यय है। तो क्रिया कैसे बना? उठ धातु और ना प्रत्यय से हमारा क्या बना? क्रिया बना उठना। और उसी में अगर उठ और आ लगा दिए तो उठा, ये क्या बना? क्रिया। धातु और प्रत्यय से क्या बना? क्रिया। इसी तरीके से उठ और ए प्रत्यय से लगाने से क्या? उठे, उठो, ये बना। उसी तरीके से दौड़, दौड़ हमारा क्या है? धातु है। अब ना क्या है? प्रत्यय है। तो क्रिया क्या बना? दौड़ना। हिल है, मिल धातु, नाच, काम, चिकना, ये क्या है? धातु है। तो इन सब से जब से प्रत्यय लगा देंगे, प्रत्यय, हिल से, हिल में प्रत्यय लगाएंगे ना प्रत्यय, तो क्या बनेगा? हिलना। क्या बनेगा? हिलना। तो इसी तरीके से ये क्या है? प्रत्यय। प्रत्यय से क्या? धातु प्रत्यय से क्रिया का रूप बना। अब देखिए धातु के भेद। धातु के कितने भेद हैं ये आप देख लिए। रचना की दृष्टि से, किससे? रचना की दृष्टि से धातु के दो भेद होते हैं। कितने? सामान्यतः दो भेद होते हैं। कौन कौन से? अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक धातु कहते किसे हैं? अकर्मक धातु से कहते हैं जिस धातु से सूचित होने वाले व्यापार और उसका फल कर्ता पर पड़े, वह क्या होता है? अकर्मक धातु। अकर्मक का अर्थ है कर्म रहित, अर्थात कर्म के न होने से क्रिया अकर्मक होती है। उदाहरण देख लीजिए, गाड़ी चली, इसमें गाड़ी चली, लड़का सोता है, इसमें क्या है? अकर्मक धातु है। क्या है? अकर्मक धातु, क्योंकि ये वाक्य कर्म रहित है। क्या है? कर्म रहित है, क्योंकि इसमें कर्म नहीं है, इसलिए ये अकर्मक धातु है। इसके क्रिया व्यापार का फल कर्ता गाड़ी और लड़का पड़ता है। क्या पड़ता है? लड़का पर पड़ता है। सकर्मक धातु देखिए, सकर्मक धातु जिस धातु से सूचित होने वाले व्यापार का फल कर्ता से निकलकर किसी दूसरी वस्तु पर पड़ता है उसे सकर्मक धातु कहते हैं। उदाहरण देखिए, अध्यापक छात्र को पढ़ाता है। अध्यापक छात्र को पढ़ाता है। डाकिया चिट्ठी लाया। तो इसमें क्या है? सकर्मक धातु, क्योंकि इसमें कर्ता क्या है कि क्रिया, वाक्यों में क्रिया व्यापार का फल कर्ता पर न पढ़कर कर्म क्रमशः छात्र और चिट्ठी पर पड़ता है। किस पे? छात्र और चिट्ठी पे पड़ता है। अतः पढ़ता और लाया दोनों ही सकर्मक क्रियाएं। क्या है? सकर्मक क्रिया। पढ़ता और लाया ये क्या है? सकर्मक क्रिया। इनकी मूल धातु क्या है? पढ़ और ला। पढ़ता का मूल धातु क्या है? पढ़, और लाया का ला। दोनों ही सकर्मक क्रियाएं हैं।
क्या, किसे और किसको लगाने से यदि उत्तर मिले तो क्रिया सकर्मक अन्यथा अकर्मक होगी। क्या होगी? सकर्मक अन्यथा अकर्मक क्रिया होगी। अकर्मक तथा सकर्मक के भेद प्रभेद देखिए क्या है। अकर्मक क्रिया, ये क्या है? अकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया क्या है? देखिए, अकर्मक क्रिया के विषय में आप जान ही चुके हैं कि इनको कर्म की अपेक्षा नहीं होती। क्या? कर्म की अपेक्षा तो होती नहीं है। ये दो प्रकार के होते हैं, पूर्ण अकर्मक तथा अपूर्ण अकर्मक। अपूर्ण अकर्मक क्या होता है? ये देखिए क्या होता है। पूर्ण अकर्मक, पूर्ण से तात्पर्य इतना ही है कि ये अपने में ही पूर्ण होती हैं। क्या? पूर्ण। ये तो बताया जा रहा है कि पूर्ण अकर्मक क्या है? अपने में ही एक पूर्ण अकर्मक है। इन्हें अपनी पूर्णता व्यक्त करने के लिए किसी पूरक की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे क्या है? सोना, दौड़ना, हंसना, सभी क्या है? अकर्मक क्रियाएं हैं तथा अपना अर्थ व्यक्त करने में स्वतः पूर्ण है। ये अपना अर्थ खुद ही व्यक्त कर लेते हैं। दौड़ना क्या कि दौड़ना इनका कार्य है, तो ये खुद ही अपना क्रिया जो है व्यक्त कर लेते हैं। आगे, अपना अर्थ। पूर्ण अकर्मक क्रियाओं के भी दो भेद हैं। अब पूर्ण अकर्मक क्रिया जो है इसके कितने भेद हैं? दो। स्थित अवस्था बोधक और गतिबोधक। स्थित और गतिबोधक। तो देखिए, स्थित या अवस्था बोधक पूर्ण अकर्मक क्रिया में क्या है? वे पूर्ण अकर्मक क्रियाएं जिनके द्वारा कर्ता स्थिति, अवस्था या दशा का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? स्थित्यात्मक अकर्मक कहते हैं। स्थिति अकर्मक कहते हैं। जैसे क्या है? बच्चा रो रहा है, रोने की स्थिति किसकी है? रोने की स्थिति या अवस्था का बोध कर रहे हैं। लड़की हंस रही है, इसमें क्या हो रहा है? हंसने की अवस्था का बोध हो रहा है ना। हंस रही लड़की, कर क्या रही है? हंस रही, तो इसमें हंसने का। और वे सो रहे हैं, सोने किसका? सोने की अवस्था का बोध हो रहा है। अब दूसरा क्या है? गतिबोधक पूर्ण अकर्मक क्रिया। क्या है? गतिबोधक पूर्ण अकर्मक क्रिया। इसमें क्या है? वे अकर्मक क्रियाएं हैं जिनको संपादित करते समय कर्ता गतिशील स्थिति में होता है। जैसे दौड़ना, भागना, आना, जाना, चलना, फिरना इत्यादि। और भी होगा जैसे फिरना, उड़ना, तैरना, ये सब क्या है? आदि जो है। तो इस आगे देखिए, इन क्रियाओं के साथ प्रायः स्थानवाची क्रिया विशेषण का प्रयोग किया जाता है। इसका उदाहरण देखिए क्या है? बच्चे मैदान में दौड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं। तो इससे पता चल रहा है ना कि गति कर रहे हैं। वह दिल्ली जा रहा है। इसमें भी क्या है कि गति की जा रही है। क्या? गति की जा रही है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है। चिड़िया क्या कर रही है? आकाश में उड़ रही है, तो इसमें क्रिया की जा रही है। तो इसी तरीके से दूसरा क्या है? अपूर्ण अकर्मक। इसमें क्या है कि ये क्रियाएं वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होकर अपना अर्थ पूर्ण रूप में व्यक्त नहीं कर पाती। इस पूर्णता के लिए इनको कर्ता से संबंध रखने वाले किसी पूरक शब्द की आवश्यकता पड़ती है। सोना, बनना, निकलना, इसी प्रकार की क्रियाएं हैं जो क्या है कि जो अर्थ की पूर्णता के लिए पूर्वक का सहारा लेती है। किसका? पूर्वक का सहारा लेती है। जैसे क्या है? बच्चा बीमार है। किसका सहारा ले रही हैं? पूर्णता का सहारा ले रही है ना। शीला बेईमान है, इसका सहारा वह बेईमान निकली शब्द अपूर्णता का सहारा ली जा रही है। तो इसलिए क्या है? अपूर्ण अकर्मक है। वह ईमानदार लगा। तो यदि वाक्यों में बीमार, ईमानदार, बेईमान आदि पूरक शब्दों का प्रयोग न किया जाए तो वाक्य अधूरा लगता है। क्या? जैसे बीमार का, बेईमान, ईमानदार, इन सब का प्रयोग न किया जाए तो वाक्य क्या है? अधूरा वाक्य। तो इसलिए पूरक के स्थान पर प्रायः विशेषण तथा संज्ञा का प्रयोग किया जाता है। पूरक के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है? विशेषण और संज्ञा का प्रयोग किया जाता है। विशेषण और संज्ञा का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, सकर्मक क्रिया। क्या? सकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस प्रकार अकर्मक क्रियाओं के अर्थ को स्वतः पूर्ण रूप में व्यक्त करने या न करने के आधार पर
पूर्ण तथा अपूर्ण दो भेद होते हैं, उसी तरह सकर्मक के भी दो भेद होते हैं। अब दो भेद कौन कौन से हैं? पूर्ण सकर्मक तथा अपूर्ण सकर्मक। पूर्ण तथा असकर्मक होते हैं। अपूर्ण सकर्मक क्या है? वे सकर्मक क्रियाएं जो अपने अर्थ को स्वतः पूरी तरह से व्यक्त कर पाने में समर्थ हैं, पूर्ण सकर्मक कही जाती है। ये दो प्रकार के हैं। पूर्ण सकर्मक कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार। कौन कौन से? एक कर्मक तथा द्विकर्मक। एक कर्मक तथा द्विकर्मक। अब कर्म के आधार पर सकर्मक क्रिया के भेद कितने हैं? देखिए, एक क्या है? एक कर्मक, पूर्ण सकर्मक। एक कर्मक क्रिया, उसमें क्या है? वे सकर्मक क्रियाएं जो केवल एक कर्म लेती हैं, जो केवल एक कर्म लेती हैं, एक कर्म कही जाती हैं। जैसे क्या है? शीला गाना गा रही है। क्या कर रही है वो? गाना गा रही। एक कर्म किया जा रहा है, तो इसलिए इससे पता हो रहा है कि एक कर्म क्रिया है। मोहन अखबार पढ़ रहा है। अखबार एक कर्म क्रिया है। वे अमरूद खा रहे हैं। अमरूद एक क्या खा रहे हैं? अमरूद खा रहे हैं, तो एक क्रिया कर रहे हैं ना, इसलिए क्या है? एक कर्मक क्रिया, क्योंकि इसमें कर्म है। गाना, अखबार, अमरूद ये क्या है? कर्म है, जो क्रिया पर क्या के प्रश्न के उत्तर में निर्जीव संज्ञा के रूप में प्राप्त होते हैं, तो इनको हम प्रत्यक्ष कर्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कर्मक। एक कर्मक को हम प्रत्यक्ष कर्मक भी कहते हैं। दूसरा क्या है? द्विकर्मक। क्या है? द्विकर्मक। इसे पूर्ण सकर्मक, द्विकर्मक, पूर्ण सकर्मक क्रिया। इसका क्या है? कुछ पूर्ण सकर्मक क्रियाएं ऐसे भी हैं जो दो कर्म लेती हैं, जो दो कर्म लेती हैं। जैसे भेजना, लेना, देना, बताना, खरीदना, बेचना आदि, ये क्या है? द्विकर्मक क्रियाएं हैं, क्योंकि इसमें क्या किया जा रहा है? दो कर्म किए जा रहे हैं। क्या? दो कर्म। जैसे देखिए, मैंने शीला को किताब दी। मैंने शीला को किताब दी, इसमें दो कर्म है। हमने मोहन से मकान खरीदा। हमने मोहन से, किससे? मोहन से मकान खरीदा, इसमें भी दो कर्म है। मोहन ने श्याम को गाड़ी बेच दी। राम ने शीला को किताब दी। मैंने माँ को पत्र भेजा, इसमें दो कर्मक है। द्विकर्मक इसलिए क्या है? दो कर्मक, क्योंकि इसमें दो कर्म है। कितने? दो कर्म, इसलिए ये क्या है? द्विकर्मक क्रिया है। क्या है? द्विकर्मक क्रिया। आगे देखिए क्या कि क्रिया पर क्या के उत्तर में प्राप्त संज्ञा प्रत्यक्ष कर्म नहीं कही जाती है, तथा किसे किसको के उत्तर में प्राप्त सजीव संज्ञा अप्रत्यक्ष कर्मक कहलाती है। दूसरा क्या है? अपूर्ण सकर्मक। क्या है? अपूर्ण सकर्मक। इसमें क्या है? जिन सकर्मक क्रियाओं में कर्म के रहते हुए भी अर्थ को पूरी तरह से व्यक्त नहीं किया जा सकता, वे अपूर्ण सकर्मक कही जाती हैं। अर्थ की पूर्णता के लिए ये क्रियाएं कर्म से संबंधित एक अन्य शब्द कर्म पूरक का सहारा लेती हैं। मानना, समझना, चुनना, बनाना आदि ऐसी ही क्रियाएं हैं। उदाहरण इसमें क्या है कि आपने मुझे प्रतिनिधि क्यों चुना। इसमें मुझे क्या है? कर्म। प्रतिनिधि पूरक, कर्म पूरक। मुझे प्रतिनिधि क्या है? कर्म पूरक। इसमें क्या है? वह शीला को मूर्ख समझता है। कर्म पूरक है। शीला और मूर्ख क्या है? कर्म पूरक। और इसमें वह मोहन को अपना पति नहीं मानती, कर्म है, ये पूरक है ना। ठीक है, आगे देखिए। इन वाक्यों में पूरक कर्म प्रतिनिधि क्या है? प्रतिनिधि मूर्ख और पति का यदि लोप कर दिया जाए तो वाक्य अधूरा सा प्रतीत होगा। देखिए कि अगर हम इसमें मूर्ख पति शब्द को हटा दें तो ये वाक्य पूरा होगा कि वह शीला को समझता है। कौन समझता? क्या समझती है? मूर्ख समझते हैं। और इसमें प्रतिनिधि हटा दें तो क्या समझते हैं? आपने मुझे क्यों चुना? आपने मुझे क्या चुना? प्रतिनिधि चुना ना, तो इसमें अधूरे शब्द लगेंगे ना। अगर ये इन शब्दों को हटा देंगे तो ये पूरे रहेंगे? नहीं रहेंगे। अगर ये इसमें शब्द रहेंगे तो ये पूर्ण शब्द रहेंगे। समझना? अब इसमें विशेषण देखिए। विशेष क्या है? अपूर्ण क्रिया के अर्थ को पूर्ण करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें पूरक कहते हैं। क्या कहते हैं? पूरक। जो अधूरे शब्द हैं उनको पूर्ण करने के लिए जो शब्द का प्रयोग किया जाता है वो क्या है? पूरक शब्द
है। अब आगे क्या है, शब्द निर्माण की दृष्टि से भी धातु दो प्रकार के होते हैं। शब्द निर्माण की दृष्टि से कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन से, मूल धातु और यौगिक धातु। इसमें मूल धातु क्या होता है, अब ये देखिए आप, यह स्वतंत्र होती हैं, ध्यान दीजिए आप सब, यह स्वतंत्र होती हैं और किसी शब्द पर आश्रित नहीं रहती। जैसे क्या है, आ, जा, उठ, बैठ, पढ़, खेल, दौड़, भाग, ये आदि भाषाएं क्या है, ये स्वतंत्र रहती हैं। और यौगिक क्या है कि प्रत्ययों के योग से मूल धातु यौगिक धातु बनती हैं। प्रत्यय के योग से, किससे, प्रत्यय के योग से मूल धातुएं बनती हैं और दोनों मिलकर क्रिया रूप बनाते हैं। क्या बनाते हैं, दोनों रूप मिलकर क्रिया रूप बनाते हैं। और दो लिखित उदाहरण देखिए, इसमें क्या है, उदाहरण देख लीजिए कि जुड़ने पर मूल धातु क्या है हमारा, आ है, क्या है, आ, और जुड़ने वाला प्रत्यय ना, तो क्या हो गया, आना। और फिर ये क्या है, आया, आए, आओ, ये हमारी क्रिया हो गई। क्या हो गई, क्रिया हो गई। मूल धातु प्रत्यय जुड़ने पे क्या हो गया, क्रिया हो गई। तो इसी तरीके से जा, उठ, ये है, ना, ए, जाना, ये सब हो गए। आगे देखिए, इसमें क्या है, यौगिक धातुओं की रचना। क्या है, यौगिक धातुओं की रचना। अब यौगिक धातुओं की रचना क्या है, देखिए, यौगिक धातुओं की रचना 3 प्रकार से होती है। कौन कौन से, प्रत्यय की योग से सकर्मक अथवा अकर्मक क्रियाओं का प्रेरणार्थक रूप, और यौगिक धातु, नाम धातु। 3 प्रकार के यौगिक धातुएं होती हैं। अब इसमें प्रेरणार्थक क्रिया धातु क्या है, देखिए, जहाँ कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है। किसकी, किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है, वह प्रेरणार्थक क्रिया होती है। अब ये क्रियाएं अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं से बनती हैं। प्रेरणार्थक क्रियाएं किससे बनती हैं, सकर्मक और असकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती हैं। प्रायः अकर्मक क्रिया प्रेरणार्थक होने पर सकर्मक हो जाती है और किसी भी क्रिया के दो दो प्रेरणार्थक रूप बनते हैं। मान लीजिए कोई क्रिया ऐसी है कि उनके दो दो प्रेरणार्थक क्रिया रूप बन जाती हैं। उदाहरण देखिए, मूल क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। खेलना, खेलना क्या है, मूल क्रिया है, और दो रूप में कैसे हो गया, खेलना और खिलवाना, ये दो रूप में हो गया। खेलना हो गया मूल क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया क्या हो गया, खिलवाना। इसमें प्रत्यय क्या है, खेलना में ना और वाना में वाना प्रत्यय, खिलवाना में वाना प्रत्यय। इसी तरीके से लिखना, चलना, उठना, बैठ, पीना, ये हो गए। आगे देखिए, यौगिक धातु। आगे क्या है, यौगिक धातु। यौगिक धातु किसे कहते हैं, जो दो या दो से अधिक धातुओं अथवा शब्दों के मेल से या फिर धातुओं में प्रत्यय लगाकर बनने वाली क्रिया यौगिक क्रिया कहलाती है। जो धातुएं दो या दो से अधिक धातुओं अथवा शब्दों के मेल से या फिर धातुओं में प्रत्यय लगाने से बनते हैं, उन्हें यौगिक क्रिया कहते हैं। जैसे उठ से उठ बैठना, उठ बैठना, चल पढ़ना, रो पढ़ना, उठ जाना, उठ जाना इत्यादि जो है उदाहरण है। अब देखिए, नाम धातु। तीसरा क्या है, नाम धातु। नाम धातु किसे कहते हैं, संज्ञा अथवा विशेषण से बनने वाली क्रिया। नाम धातु, नाम धातु क्या होती है, जो संज्ञा और विशेषण से धातुएं बनती है, वो क्या हो गए, नाम धातु क्रिया क्या कहलाती है, नाम धातु क्रिया नाम धातु कहलाती हैं। वे क्रियाएं क्या कहलाती हैं, नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। अब मूल शब्द देखिए, नाम धातु शब्द देख लिया, और संयुक्त शब्द। संयुक्त शब्द जो मिले हुए शब्द होते हैं, मिश्रित। तो मूल शब्द और नाम धातु के मिलने से संयुक्त शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो देखिए क्या है, उद्धार। उद्धार में क्या है, उद्धारना, इसमें उद्धार करना, मूल संयुक्त धातु हो गए। इसी तरीके से है अपना, तो अपनाना। अब इसमें अपना और अपनाना दोनों मिल गया, तो अपना बनाना संयुक्त हो गया। मूल धातु और नाम धातु के मिलने से संयुक्त धातु हो गई। देखिए क्या है, हिंदी में नाम धातु वाले शब्दों का प्रयोग अधिक नहीं है। हिंदी में जो है वो नाम धातु वाले शब्द अधिक प्रयोग नहीं किए जाते। इनके स्थान पर संयुक्त क्रियाओं का प्रयोग बहुधा होती है। इनके क्रियाओं में किसका, संयुक्त क्रियाओं का बोध है। जैसे दुख से दुखी करना, ठीक है,
तो ये संयुक्त धातु हैं। अब ये किसके अनुसार है? श्री कामता प्रसाद गुरु जो हैं धातु का एक भेद करते हैं, क्या? अनुकरण धातु भी करते हैं, जैसे जिसमें अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की धातुएं होती हैं। जैसे क्या होती हैं? बड़बड़, तो क्या हो गया? बड़बड़ाना। खटखट का खटखटाना। इसी तरीके से मचमच का मचमचाना हो गया। अब क्रिया के कार्य अन्य भेद में कैसे हो गए कि क्रिया का मुख्य कार्य क्या होता है? कार्य किए जाने का बोध कराना, व्यक्ति अथवा वस्तु की क्रियाशीलता द्योतित करना, और क्या है? स्थिति या अवस्था का बोध कराना, अस्तित्व का बोध कराना, मन स्थिति का बोध कराना। ये क्या है? क्रिया के कार्य हैं। जैसे क्या हो गया? देखिए कि गाना, पढ़ना, खाना, तो ये अब इसमें क्या है? कार्य किए जाने का बोध किया जा रहा है कि इसमें कौन से कार्य किए जा रहे हैं। अब इसमें चरना, दौड़ना, लुढ़कना, इसमें क्रिया की जा रही है, क्रिया की शीलता का बोध किया जा रहा है। किसकी? क्रियाशीलता का बोध किया जा रहा है। इसी तरीके से अस्तित्व का, स्थिति का और मन स्थिति का बोध किया गया है। अब क्रिया के भेद देखिए। व्याकरणों में ने क्रिया के कुल 5 भेद हैं और बताए हैं। किसने? व्याकरणों ने क्रिया के कुल 5 भेद और बताए हैं। ये सभी भेद वाक्य निर्माण में क्रिया का रूप निर्धारण करते हैं। 5 भेद कौन कौन से हैं? सहायक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, विकर्मक क्रिया, नामबोध क्रिया, संयुक्त क्रिया। तो सहायक क्रिया किसे कहते हैं? सहायक क्रिया है सहायक क्रिया का मुख्य क्रिया का अर्थ स्पष्ट करती है, हूँ, था, थे, थी आदि। ये क्या है? सहायक क्रियाएं हैं। जैसे राम जाता है, इसमें क्या है? मुख्य क्रिया जाता सहायक क्रिया है, मुख्य क्रिया जाता सहायक क्रिया है। वे गाते हैं, मुख्य क्रिया गाना सहायक क्रिया है। ठीक है, मुख्य क्रिया क्या है? गाना, और सहायक क्रिया क्या है? मैं जाता हूँ, मुख्य क्रिया क्या है? जाता, और सहायक क्रिया हूँ। वे वहाँ नहीं गए थे, मुख्य क्रिया इसमें क्या है? वे, और सहायक क्रिया क्या है? थे। सीता घर में बैठी थी, इसमें मुख्य क्रिया क्या है? बैठना, बैठी, और सहायक क्या है? थी। समझ आ गया? इनके अतिरिक्त रहा है, रहा था, रहा हूँ, रहे हैं, हुआ है, हुआ था, हुए हैं आदि भी सहायक क्रिया के रूप में व्यवहृत होते हैं। सहायक क्रिया हिंदी वाक्यों के स्वरूप का विवेचन करती हैं। क्रिया वर्तमान, भूत या भविष्य की हैं। जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर पढ़ते हैं, उसी तरीके से वर्तमान, भूत, भविष्य भी है। इसका निर्धारण सहायक क्रियाएं में ही करती हैं। इसका निर्धारण कौन करती है? सहायक क्रियाएं करती हैं। अब दूसरा क्या है? पूर्वकालिक क्रिया। क्या है? पूर्वकालिक क्रिया। इसमें क्या है? वाक्य का कर्ता जब एक क्रिया पूरी कर तुरंत दूसरी क्रिया प्रारंभ कर देता है तो पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जब वह दूसरी क्रिया, एक क्रिया पूरी कर तुरंत दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है, जब वह एक क्रिया पूरी कर चुकता है और फिर उसके बाद दूसरी क्रिया का प्रारंभ होता है तो उसे पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे क्या है? वह पढ़कर चला गया। अब इसमें वह पढ़कर क्या है? पढ़कर चला गया। कौन? पढ़कर। तो इसमें पूर्वकालिक क्रिया क्या है? पढ़कर। राम मोहन को मारकर भाग गया। इसमें मार कर क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है। कार्य पूरा करके आना, इसमें करके ये क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है। पानी भर के लाना, भर के, इसमें पूर्वकालिक क्रिया है। अनाज उठा के रख देना, उठा के, इसमें पूर्वकालिक क्रिया है। अब तीसरा क्या है? द्विकर्मक क्रिया। क्या है? द्विकर्मक क्रिया। जिस वाक्य में दो कर्म हो, द्विकर्मक क्रिया क्या है? द्विकर्मक, दो कर्म। जिस वाक्य में दो कर्म हो उसे क्या कहते हैं? द्विकर्मक। उस क्रिया को द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वह कुत्ते को डंडे से मारता है। इसमें कुत्ता और डंडे ये क्या है? दो कर्म है। दो कर्म है ना। मारना द्विकर्मक हो गया, मारना द्विकर्मक हुआ। अब अगला देखिए, राधा अपनी बहन को पुस्तक देती है। इसमें बहन और पुस्तक, इसमें क्या है? दो कर्मक है ना। इसी तरीके से आगे देखिए,
अब चौथा क्या है, नाम बोधक। चौथा क्या है, नाम बोधक क्रिया। अब नाम बोधक क्रिया क्या है कि जो क्रिया क्या है, जो क्रिया संज्ञा अथवा विशेषण शब्दों से संयुक्त होकर बनती हैं उसे नाम बोधक क्रिया कहते हैं। उदाहरण देखिए, खून खौलना संज्ञा संयोग, ये क्या है, संज्ञा संयोग है। लाठी मारना ये संज्ञा संयोग। भीरू होना ये विशेषण संयोग। दुबला होना ये विशेषण संयोग। अब इसमें क्या है कि संज्ञा व विशेषण के साथ, संज्ञा व विशेषण के साथ मिलने वाली क्रियाएं नाम बोधक क्रियाएं हैं। नाम बोधक क्रिया क्या है, जो संज्ञा और विशेषण के साथ मिलकर क्रियाएं करती हैं वो क्या है, नाम बोधक क्रियाएं। नाम बोधक क्रियाओं में क्रिया संज्ञा अथवा विशेषण के साथ संयुक्त होकर आती हैं। क्या करती हैं, क्रिया अथवा विशेषण दोनों एक साथ होकर आती हैं। संयुक्त क्रिया देखिए क्या है हमारा, दो क्रियाओं का मेल, दो क्रियाओं का मेल संयुक्त क्रिया कहलाता है। इसके कुल कितने भेद हैं, 11 भेद हैं। कितने, 11 भेद हैं। जो कौन कौन से हैं, आरंभ बोधक, समाप्ति बोधक, अवकाश बोधक, अनुमति बोधक, नित्य बोधक, आवश्यकता बोधक, निश्चय बोधक और इच्छा बोधक। और कौन कौन से, अभ्यास बोधक, शक्ति बोधक, पुनरुक्त संयुक्त क्रिया। ये क्या क्या है, नाम बोधक के 11 भेद हैं। तो अब इसमें देख लीजिए 11 भेद में नाम बोधक के पहला क्या है, आरंभ बोधक। कौन सा, आरंभ बोधक। इसमें क्या है, जिस संयुक्त क्रिया से क्रिया के आरंभ होने का बोध होता है उसे आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे क्या है, वह जाने लगा, वह पढ़ने लगा, रमा रोने लगी, तुम उठने लगे। ये क्या है, आरंभ बोधक, आरंभ बोधक। अगला क्या है, समाप्ति बोधक। समाप्ति बोधक में क्या है, जिस संयुक्त क्रिया से मुख्य क्रिया की पूर्णता व्यापार की समाप्ति का बोध हो वह समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया है। जैसे राम खाना खा चुका, इसमें संयुक्त बोधक है। मोहन किताब पढ़ चुका, समाप्ति बोधक है ना, कि समाप्ति बोधक, समाप्त कर चुका वह, समाप्ति बोधक, समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया। क्यों, पढ़ चुका, चुका, चुकी, चुके, तो इसमें समाप्ति बोधक है। अब अगला क्या है, अवकाश बोधक। अवकाश बोधक में क्या है, जिससे क्रिया को निष्पन्न करने के लिए अवकाश का बोध हो उसे अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह सामान लाने गया पर ला न सका, क्योंकि इसमें अवकाश गया, वह लाने तो गया लेकिन ला न सका, इसलिए क्या हो गया, अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया। इसी तरह क्या है, अनुमति बोधक क्रिया। क्या है, अनुमति बोधक। इसमें क्या है कि जिसमें कार्य करने की अनुमति दी जाए, जिसमें कार्य करने की अनुमति दी जाए वह क्या होता है, उसे अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे उसे दौड़ने दो, अनुमति देने की, उसको दौड़ने दो, बच्चों को सुला दो, अनुमति दी जा रही है कि जाकर बच्चे को सुला दो, तो इसमें अनुमति बोधक है। अगला क्या है, नित्यता बोधक। नित्यता बोधक में क्या कहते हैं कि जिससे कार्य की नित्यता उसके बंद न होने का भाव प्रकट, जिस चीज को नित्य प्रतिदिन करते रहो वो क्या होता है, नित्य बोधक संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे मोहन लिख रहा है, उसका लिखना बंद नहीं है, उसका लिखना बंद नहीं है, वो अभी भी लिख रहा है, तो उसका कार्य जारी है, जारी है ना, नित्य कर रहा है वो, तो इसलिए क्या हो गया, नित्यता बोधक हो गया। राधा गा रही है, अभी वो गा रही है, तो नित्यता बोधक है। अगला क्या, आवश्यकता बोधक, जिससे कार्य की आवश्यकता या कर्तव्य का बोध हो उसे आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। उसका उदाहरण क्या है कि उसे विद्यालय से आना पड़ा, उसे आना पड़ा, आवश्यकता था आना। जैसे राधा को मायके जाना पड़ा, आवश्यकता थी, आवश्यकता बोधक हुआ। जैसे मुझे मजबूरन घर जाना पड़ा, तो इसमें आवश्यकता बोधक है ना। सातवां क्या है, निश्चय बोधक। निश्चय बोधक में जिस संयुक्त क्रिया से मुख्य क्रिया के व्यापार की निश्चयता का बोध हो उसे निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण, जैसे चपरासी ने सफाई कर डाली, वह तालाब में कूद पड़ा, यह निश्चय बोधक है। कूद पड़ा, वह कुएं में गिर पड़ा,
पढ़ा। निश्चय बोधक है ना कि निश्चित। अगला क्या है, इच्छा बोधक। अब इच्छा बोधक में जिस संयुक्त क्रिया से क्रिया के करने की इच्छा प्रकट हो उसे इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे मैं तुरंत जाना चाहता हूँ, इसमें जाना चाहता हूँ तो इच्छा बोधक है, वो अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है कि मैं जाना चाहता हूँ। और क्या है कि राधा गाना चाहती, राधा बोल रही कि मैं गाना चाहती हूँ, इसमें उसकी इच्छा है, इच्छा प्रकट हो रही है ना, तो इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया। अभ्यास बोधक क्रिया, इससे क्रिया के करने के अभ्यास का बोध होता है। सामान्य भूतकाल की क्रिया में करना क्रिया लगाने से बोध हो, क्या करना क्रिया से अभ्यास बोधक संयुक्त क्रियाएं बनती हैं। किसी चीज का अभ्यास कर रहे हो, भूतकाल सामान्य भूत की क्रिया में करना कार्य का बोध हो तो उसे अभ्यास बोधक संयुक्त क्रियाएं कहते हैं। जैसे मैं उसे नित्य पढ़ाया करता हूँ, नित्य पढ़ाया करता हूँ, वह अभ्यास रोज कर रहा है कि वह नित्य पढ़ाया करता है। मोहन नित्य मंदिर जाया करता है, वह नित्य अभ्यास कर रहा है कि नित्य अभ्यास बोधक है कि नित्य मंदिर जाया करता है। अगला क्या है, शक्ति बोधक। शक्ति बोधक 10वां शक्ति बोधक। तो शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया क्या है, जिस संयुक्त क्रिया से कार्य करने की शक्ति का बोध होता है उसे शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे चिड़िया उड़ सकती है, उसमें शक्ति का बोध हो रहा है कि चिड़िया उड़ सकती है। वह नदी में छलांग लगा सकता है छलांग, इसमें शक्ति बोधक है। अगला 11वां क्या है, पुनरुक्त संयुक्त क्रिया। पुनरुक्त संयुक्त क्रिया, तो जब दो समानार्थक अथवा समान ध्वनि वाली क्रियाओं का संयोग होता है तब उन्हें पुनरुक्त संयुक्त क्रियाएं कहते हैं। अब क्या है कि पुनरुक्त संयुक्त क्रिया का उदाहरण क्या है, हम साथ साथ उठते बैठते हैं। इसमें पुनरुक्त संयुक्त क्रिया है कि दो समान ध्वनि वाली क्रियाओं का संयोग होता है, वो क्या होता है, संयुक्त पुनरुक्त संयुक्त क्रिया होती है ना। सोहन मेरे यहाँ आता जाता है, दो समान है ना, समान ध्वनि आता जाता, इसमें वे दोनों भाई बिल्कुल मिलते जुलते दोनों क्रिया है, तो पुनरुक्त संयुक्त क्रिया समझ में आ गया। गुड। अब ये आप लोगों का क्या है, प्रश्न कोश है। क्या है, प्रश्न कोश। तो इसे ध्यान से पढ़िए और इसका ध्यान से आंसर दीजिए। जैसे इसमें पहला आंसर है, पहला क्वेश्चन प्रश्न क्या है आपका, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। दूसरा क्या है, निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया छांटिए। अब इसमें आपका सकर्मक क्रिया क्या है, सकर्मक क्रिया चलना, सोना, मुस्कुराना, लिखना, इसमें सकर्मक क्रिया क्या है, आपका सकर्मक क्रिया क्या है, लिखना। क्या है, लिखना। तीसरा आंसर क्या है आपका, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है। वाक्य में क्रिया क्या है, सकर्मक क्रिया है कि इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, इसमें क्या है, सकर्मक क्रिया है। अगला आपका है, मीरा जोर से हंसती है। मीरा जोर से हंसती है, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है। यह वाक्य किस क्रिया का है, कौन सी क्रिया का है, हाँ सही है, अकर्मक क्रिया का। कौन सा, अकर्मक क्रिया का। इसी तरीके से आपका 5वां देखिए क्या है, राम सो रहा है। राम सो रहा, इस वाक्य में कौन सी क्रियाएं हैं, इस वाक्य में कौन सी क्रियाएं हैं, अकर्मक क्रियाएं हैं। इसी तरीके से ये आपका प्रश्न है, ये सभी आपके प्रश्न हैं जिसे इसमें सही का उत्तर आप लोगों को देना है। ठीक है, इसे पढ़ लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर जरूर दीजिएगा। सभी को अपना ये
होमवर्क करके आना है सभी को। धन्यवाद।